हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लास प्लीज कर लेना क्योंकि चैप्टर ऑफ कोर्स बहुत लॉन्ग है। तो जितना इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर कर पाऊंगी ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी, बट ऑफ कोर्स 100% कवरेज थ्रू एमसीक्यूज वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज 2 से 3 क्लासेस चली जाएंगी। तो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लास एक बार देख लेना और फिर एमसीक्यू क्लासेस करना, सो दैट बहुत अच्छे से एक रिवीजन हो जाएगा और मॉक्स तो आई होप आप लोग लगा ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के साथ में। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज ट्रू अक्रॉस ऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो यहाँ पर एक बार फटाफट से सभी ऑप्शंस पढ़ो। देखो, ये पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं फर्म जो है वो हमेशा उस पॉइंट तक प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पर प्राइस हमारे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होते हैं। यहाँ बोल रहे हैं फर्म इक्विलिब्रियम में है ओनली व्हेन इट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और जब मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को वेयर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व को फ्रॉम बिलो। और इक्विलिब्रियम हमेशा तभी रहेगा जब मिनिमम पॉइंट ऑफ टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पर ये आएगा। फर्म का डिमांड कर्व जो है वो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होता है। फिफ्थ में ये बोल रहा है। तो देखो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको कितना करना है या लॉस मिनिमाइजेशन, अगर एग्जाम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह आपको बोल दें लॉस मिनिमाइजेशन तो कंफ्यूज मत हो ना, बात यहाँ पर वही वाली बोल रही है। ठीक है, तो लॉस को मिनिमाइजेशन में भी लेकर बोल सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर में सभी में कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो दो कंडीशंस मिलनी है। पहली है कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, और दूसरा जो मार्जिनल कर्व है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेगा एमआर कर्व को फ्रॉम बिलो। ये तो आपको याद ही होगा कि हमारे पास में किस तरीके से कर्व्स हम लोग डिराइव करते थे, जिसमें कि हमारे पास में जो एमसी कर्व होता था वो इंटरसेक्ट कर रहा था एम आर कर्व को बिलो से, और इंश्योर कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक एडिशनल यूनिट जो है वो हमारी कॉस्ट करे फॉर मोर देन द रेवेन्यू इट जनरेट्स। ठीक है, तो प्रॉफिट को हमें ट्रूली मैक्सिमाइज करना होता है इस स्पेसिफिक इंटरसेक्शन पॉइंट पर। एक बार आपको कर्व दिखाती हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर ये आपका कर्व है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो बिलो से आ रही है, यहाँ नीचे से आ रही है ये कर्व जो है आपकी, तो ये आपकी टच करेगी एमआर को। तो हमारे पास में ऐसे में दोनों सिचुएशंस मीट हो रही है। पहली क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे की तरफ से टच करता हुआ इंटरसेक्ट करता हुआ आएगा। तो इस यहाँ से अब क्या होगा, जब भी हम एक एडिशनल यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा होगी रेवेन्यू देन इट जनरेट। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारे पास में जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उससे ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी प्रोडक्शन की। इसीलिए यहाँ पर हमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पहला बोल रहे हैं कि भाई पी जो है वो एमसी के बराबर होगा, तो ये आपका केवल परफेक्ट कंपटीशन में ट्रू तो होता है, लेकिन अगर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम देखें वहां पर प्राइस जो है वो ग्रेटर देन आपका एमसी होता है। ठीक है, तो ये आपका केवल एक सिचुएशन में ट्रू होगा। कब होगा, जब आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस आपका एमसी के बराबर हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फर्म्स जो है वो ये बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में ओनली व्हेन इट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर फर्म्स जो है वो नॉर्मल हो सकती है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है जब वो नॉर्मल प्रॉफिट्स बना रही है, या फिर लॉसेस में भी। ठीक है, शॉर्ट रन में अगर हो सकता है कि भाई लॉसेस हो गए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाए। ओके, देन आपके पास में थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल कर्व को, सॉरी, इक्विलिब्रियम ऑलवेज अकर एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ आप देखो जो हमारे पास में एटीसी होता है, ठीक है,
अगर हम इसके मिनिमम पर बना रहे हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, तो ये एक लॉन्ग रन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे परफेक्ट कंपटीशन की है। इसकी है परफेक्ट कंपटीशन की। बाकी सब में हमेशा हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक आपके पास में मिनिमम एटीसी केवल जिस पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में ही पॉसिबल है। आगे समझ में? फिर ये बोल रहे हैं कि जो है वो हमेशा परफेक्टली इलास्टिक है, तो अगेन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, बाकी सिचुएशंस में नहीं होता। तो ये आपको वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज किंग्ड बिकॉज, देखो यहाँ पर जो स्वीजी मॉडल है जिसको हम किंग्ड डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ये क्या अजम्पशन लेकर चलता है कि हमेशा ना एक असिमेट्री रहेगी कि कैसे जो राइवल्स हैं वो प्रोडक्ट चेंज के लिए आपका रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है यही एक किंक लेकर आती है इन द डिमांड कर्व, इन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो लॉजिक क्या है इस किंक का? बेसिकली यहाँ पर अगर एक फर्म है किसी ओलिगोपोली में और अपने प्राइसेस बदल दे, तो इसके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर दो डिफरेंट वेज में रिएक्ट करेंगे। या तो अपने भी प्राइसेस बढ़ा दें, ठीक है, अगर अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे तो राइवल्स यहाँ पर इग्नोर करते हैं कि भाई हमें नहीं बढ़ाना प्राइस, फर्म ने तो अपना प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन राइवल्स नहीं बढ़ाना चाहते और जो फर्म की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, अभी अपने कस्टमर्स को लूज करना शुरू कर देगी। अगर प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को कम करती है तो राइवल्स को तुरंत कम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके कस्टमर्स फर्म के पास चले जाएंगे। तो फर्म की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो जाती है, मीनिंग बहुत ही कम कस्टमर्स इसको मिल पाते हैं। क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि राइवल्स ने भी फिर यहाँ पर अपने प्राइसेस कम कर दिए। तो अगर हम बात करें स्विजी मॉडल की, तो यहाँ पर प्राइस विजिबिलिटी होती है, क्योंकि किंक होता है, फर्म्स यहाँ पर लिटिल इंसेंटिव रखते हैं कि अपने प्राइसेस बदलें, इसीलिए स्टेबल मार्केट प्राइसेस की तरफ वो जाते हैं और फ्लक्चुएशंस बहुत ही हल्की फुल्की होती है, स्लाइटली होती हैं। अच्छा, एमआर कर्व कैसा होता है आपका इसमें? एमआर कर्व होता है आपका डिसकंटिन्यूअस। कैसे? एक बार ग्राफ की हेल्प से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखना, ये पूरा का पूरा आपका ग्राफ है, राइट? अब यहाँ पर जो किंक होती है हमारे डिमांड कर्व में, ठीक है, वो आप कैसे देख रहे हैं? वो क्यों आ रही है? ये जो किंक है आपकी, ये किंक यहाँ पर बेसिकली एक गैप क्रिएट कर रही है, एक वर्टिकल ब्रेक आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो वर्टिकल ब्रेक आ रहा है, ये यहाँ पर वर्टिकल ब्रेक जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में, ये एज लॉन्ग एज कि भाई हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो शिफ्ट कर रही है विद इन दिस कर्व, जब तक ये हमारी शिफ्ट कर रही है विद इन दिस गैप, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस और क्वांटिटी जो है वो आपके अनचेंज्ड रहते हैं। अगर समझ में? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइसेस के पास ही हम रहेंगे। और ये जो मॉडल है, ये बिहेवियर हमारा ओलिगोपोली फॉर्म में कैसा दिखाता है? नॉन कॉल्यूसिव। कैसा दिखाता है? नॉन कॉल्यूसिव। अब नॉन कॉल्यूसिव में क्या होगा? यहाँ पर मॉडल एक्सप्लेन करता है कि भाई देखो, फर्म जो है वो एक्सप्लिसिटली कॉपरेट नहीं कर रही, बट एक दूसरे के एक्शंस के बारे में हाईली अवेयर है। आगे समझ में? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा स्विजी मॉडल बनता है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस रिजिडिटी एग्जिस्ट करती है बिकॉज एक फर्म इंक्रीज करेगा प्राइसेस को, राइवल्स इनको फॉलो करेंगे नहीं। अगर डिमांड अपने प्राइसेस को डिक्रीज कर देगी तो राइवल्स यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं लूजिंग देयर शेयर। ठीक है, और एक किंक आ जाता है प्रिवेलिंग प्राइसेस पर, तो एक किंक आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द लॉन्ग रन। तो फर्म यहाँ पर केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फर्म प्रोड्यूस करते हैं मिनिमम पॉइंट ऑफ इट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अचीविंग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा? देखो, सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट देखो, फर्म यहाँ पर क्या रहे, केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं क्योंकि फ्री एंट्री और एग्जिट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक फ्रीली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो कोई बैरियर्स नहीं है एंट्री एग्जिट में, और फर्म्स जो है वो आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर अर्न कर रहे हैं तो नए फर्म्स आ जाएंगे,
उनकी से वजह से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। और फर्म्स यहाँ पर अगर लॉसेस अर्न कर रही हैं तो काफी सारे फर्म्स एग्जिट कर जाएंगे, जिसकी वजह से सप्लाई गिरेगी, सप्लाई गिरेगी तो यहाँ पर हमारे पास में प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जितने भी फर्म्स हैं वो एक टाइम आता है कि अपने नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंच जाते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब यहाँ पर आपका एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर प्राइस चला जाएगा। समझ में आ गया? तो जितना आपका एवरेज टोटल कॉस्ट क्या था याद करो, टोटल आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट आपका प्राइस के बराबर होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? ये बोल रही है कि फर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है मिनिमम पॉइंट ऑफ इट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अचीविंग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो देखो, अगर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए तो लॉन्ग रन में कैसे मिलेगा? हमने देखा था लॉन्ग रन में हमारे पास में जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, जो कि मिनिमम हमारा किसके बराबर था याद करो, LRAC याद है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो क्योंकि फर्म यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट ताकि सरवाइव करे, यहाँ पर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ गई आपके फर्म की। क्या आ गई? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आ गई। ये टर्म्स जितने मैं बोल रही हूँ ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा कर याद करने की कोशिश करते रहना। स्टेटमेंट 3 बोल रहे हैं फर्म एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाती है ड्यू टू प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ऐसा तो केवल और केवल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, ना कि परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजेनियस होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं, और कोई खास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती नहीं है। इसी वजह से फर्म जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। याद है प्राइस टेकर प्राइस मेकर समझाया था। और एक परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इनका होता है, ना कि यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कैसा होगा? यहाँ पर इनका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक और बेटर से हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या क्या समझ में आया कि अगर हम लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे तो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल होता है, जो कि हमें P इज इक्वल टू ATC पर यूज करना है, यहाँ पर अचीव करना है। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहाँ पर प्रोडक्टिव और अलोकेटिव होती है। क्या होती है? प्रोडक्टिव एंड अलोकेटिव। अगर आ गया आपके पास सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, राइट, सब्जेक्टिव एज इन यहाँ पर टर्म्स इस तरह के आ गए। और अगर आया डायरेक्टली मैथमेटिकल टाइप का तो मिनिमम ATC के बराबर होता है ना, और P हमारा किसके बराबर होगा? इसके अलावा MC के बराबर होगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट, मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस। डिमांड कर्व की बात कर लेते हैं। डिमांड कर्व यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल होता है और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नए फॉर्म्स लेकर आएगा, प्राइसेस नीचे जाएंगे। और अब हम यहाँ पर P अपना MC मिनिमम LAC पर आ गए। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में एक प्राइस टेकर होते हैं, हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक फीचर है। For a monopolistic to successfully practice third degree price discrimination, कौन सा कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना होगा? तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका कब अक्कर होता है, ये आप बताओ पहले। चलो फटाफट स्टेटमेंट पढ़ लो यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास में मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल मार्जिनल कॉस्ट कर्व रखते हैं। ये बोल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सब मार्केट्स में। ये बोल रहे हैं मार्केट इजीली लिंकेबल होता है, कंज्यूमर्स मूव करते हैं बिटवीन देम। टोटल आउटपुट यहाँ पर हमारा सेल किया जाता है एट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट हमारा असेंशियल गुड होना चाहिए विद जीरो इलास्टिसिटी। तो बताओ क्या आंसर यहाँ पर होगा? देखो, थर्ड डिग्री प्राइस डिटर्मिनेशन आपकी तब होती है जब मोनोपोलिस्टिक्स जो होते हैं वो अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए और सेम प्रोडक्ट देते हैं। उनकी विलिंगनेस कितनी है पे करने की उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर इनको सक्सेसफुल बनना है यहाँ पर तो 3 कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जो सेलर है वो मोनोपोलिस्ट हो और सिग्निफिकेंट कंट्रोल होगा ओवर द प्राइस। फिर मार्केट सेग्रीगेशन में जो मोनोपोलिस्ट हैं वो यहाँ पर डिवाइड करेंगे मार्केट को डिस्टिंक्ट सब मार्केट्स में, एज, ज्योग्राफी, टाइम ऑफ यूज, ठीक है,
और आर्बिट्रेज यहाँ पर हटा देते हैं। ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको एक बार गोल्ड का एग्जांपल दिया था कि हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस में बताया था, चेन्नई में गोल्ड मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, मार्केट डिफरेंस है, तो जहां पर सस्ता है वहां से खरीद कर तुरंत तुरंत यहाँ पर दूसरे मार्केट में बेच दिया। ये सब नहीं कर रहे होते हैं, इसको प्रिवेंट करना है। और साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है, ठीक है, अब यहाँ पर मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, वो एक हायर प्राइस सब मार्केट में चार्ज करते हैं जिसमें कि डिमांड इन इलास्टिक है, और लोअर प्राइस एक ऐसे सब मार्केट में जहां पर डिमांड इलास्टिक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बताओ? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सब मार्केट्स में। लास्ट पॉइंट आगे समझ में? अच्छा, बाकी स्टेटमेंट्स क्यों इनकरेक्ट है एक बार वो भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आप सारे स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनता है। तो शेप जो होती है एमसी कर्व की, वो यहाँ पर हमारी एबिलिटी नहीं बताती कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। रेदर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारा इक्वेट कैसे करेंगे, अलग अलग याद है आपको मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो थे अलग अलग जगह के हमने यहाँ पर देखे थे कि कितने जा रहे हैं, याद होगा छोटे छोटे किए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस में। फिर ये बोल रहे हैं अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो इजीली लिंकेबल है तो कंज्यूमर्स उनके बीच में मूव कर सकते हैं। तो देखो, अगर मार्केट्स लिंकेबल होंगे तो लीकेज भी तो हो जाएगा। कंज्यूमर्स क्या करेंगे, जहां पर सस्ता होगा उस मार्केट से हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और रीसेल कर देंगे एक्सपेंसिव वाले में, जो कि आर्बिट्रेज वाला पॉइंट था। तो यहाँ पर ये हम नहीं होने देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर अगर कि हमारे पास में आर्बिट्रेज किसी भी तरीके से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं होने चाहिए। टोटल आउटपुट मस्ट बी सोल्ड एट द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, अगर फर्म यहाँ पर जस्ट ब्रेक इवन कर पाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स अचीव करेंगे, तो ये तो इनका प्रॉफिट यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। आप डिस्क्रिमिनेटिंग क्यों बन रहे हो? आप इसीलिए तो बन रहे हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ। और ये बोल रहे प्रोडक्ट आपका एसेंशियल गुड होना चाहिए विद जीरो इलास्टिसिटी। तो डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, लेकिन एक एसेंशियल गुड विद जीरो इलास्टिसिटी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल आपको दो ग्रुप्स के बीच में प्राइसेस को डिफरेंट रखना होता है, डिपेंडिंग यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट समझाया था। तो प्राइसिंग रूल यहाँ पर कैसा हो सकता है, एक मोनोपोलिस्ट में P1 upon P2 is equal to 1 minus 1 upon P2 1 minus 1 upon P1, ठीक है। तो P क्या है, प्राइस है, और ये जो E है ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके प्राइस इलास्टिसिटी के। मीनिंग हम यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, और तब इसको देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं मैक्सिमाइज अगर करना है तो चार्ज करेंगे हायर प्राइस मार्केट में जहां पर डिमांड लेस इलास्टिक है, लोअर प्राइस जहां पर डिमांड आपकी ज्यादा इलास्टिक है। अगर इलास्टिसिटीज आपकी सेम होती हैं तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है दोनों ही मार्केट में इक्वल हो जाएगा एट द सेम प्राइस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस का ये आपका न्यूमेरिकल है। तो एक मोनोपोलिस्ट फेस कर रहे हैं एक डिमांड कर्व पी को जो कि है 100 माइनस 2Q, और एक कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है 20 रुपीज की। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डिमांड और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शंस देखोगे। तो डिमांड कर्व आपका P इज इक्वल टू 100 माइनस 2Q दे रखा है, और मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी थी आपकी एमसी, यहाँ पर 20, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई भी लीनियर डिमांड कर्व है तो यहाँ पर इस फॉर्म में P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका इंटरसेप्ट तो करेगा ट्वाइस द स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका A माइनस 2BQ बन जाएगा। अब अगर MR हमारा कितना हो गया, MR हो गया 100 माइनस 2BQ 4Q, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना होगा, या तो हम टोटल रिवेन्यू भी निकाल सकते हैं चाहे तो टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा आपका, P इंटू क्यू, 100Q माइनस 2Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व कर भी आ सकता है। फिर अपन को क्या करना है, MR MC के बराबर डालना है।
वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, इसको ही करते हैं। MR इज इक्वल टू MC। अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना आया, 100 माइनस 4Q आया, और ये 20 था, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर जाएंगे, और ये 80/4 आपका Q आ जाएगा, तो Q आपका 20 आ गया। अब इक्विलिब्रियम प्राइस ढूंढना है हमें, तो प्राइस इक्वल टू क्या था आपका, 100 माइनस 2Q, Q आ गया 20, तो 2 इंटू 20, ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, राइट। तो Q हमारे पास 20 यूनिट्स हो गई इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 60 हो गया। समझ में आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो टोटल रेवेन्यू 100 माइनस 2Q स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव निकाला है टोटल रेवेन्यू का 100 माइनस 4Q। वही सेम चीज आ गई जैसे मैंने बताया था, वो आप 2BQ से भी ले सकते हैं क्योंकि 2 बार स्लोप को कट करती है, और 100 माइनस 4Q, ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ओके, ये सारा क्लियर हो गया आप लोग के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम a competitive industry to a collusive oligopoly cartel results in, क्या होगा अगर हम एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री से एक कॉल्यूसिव ओलिगोपोली की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब कोई ग्रुप ऑफ फर्म्स कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में डिसाइड करें कि कार्टेल बना लेंगे, जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज करती है, तो यहाँ पर वो क्या अग्री कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर मार्केट में कॉम्पीट नहीं करेंगे, रेदर एक सिंगल मोनोपोली की तरह काम करेंगे। तो मैकेनिज्म कार्टेल का क्या है कि भाई एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री जो होती है, जो फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी, वो प्राइस यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, और जब ये कॉल्यूट करती हैं और एक कार्टेल बनाती हैं, तो अपने जो ज्वाइंट प्रॉफिट्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स यहाँ पर मैक्सिमाइज हो, इस तरह से करेंगे। तो इसे अचीव करने के लिए इनको अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, सप्लाई को यहाँ पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन ढूंढते हैं जहां पर इंडस्ट्री का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो जो क्वांटिटी है वो हमेशा लोअर देन द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड होती है, और प्राइसेस को रेस करेंगे, तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे सप्लाई को। कार्टेल जो है वो मूव अप करेंगे, ठीक है, डिमांड कर्व को, तो एक हायर प्राइसेस पर चार्ज किया जाता है। समझ में आ गया। तो अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शंस में, इंक्रीज इनपुट इंडस्ट्री आउटपुट एंड डिक्रीज मार्केट प्राइस। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हम मूव कर रहे हैं कहां से कहां तक, मोनोपोली से कंपटीशन की तरफ, ठीक है, ना कि अदर वे राउंड। यहाँ पर ये बोल रहा है डिक्रीज इंडस्ट्री आउटपुट एंड इंक्रीज मार्केट प्राइस, तो हमने अभी देखा कि यही काम करने जा रहे थे। तीसरा बोल रहे हैं नॉर्मल प्राइस प्रॉफिट होगा सभी फर्म्स के लिए लॉन्ग रन में, तो देखो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने मार्केट पावर को एक्सर्ट कर कर। फिर कह रहे हैं सभी बैरियर्स टू एंट्री हटा दिए, नहीं, ये दूसरे फर्म्स को आने ही नहीं देते हैं, हाई बैरियर्स बना देते हैं। अगर न्यू फर्म्स एंटर भी कर गए मार्केट में, तो यहाँ पर कार्टेल का प्राइस जो था वो कट हो जाएगा, और कॉल्यूजन यहाँ पर अनसस्टेनेबल हो जाएगा, इसलिए आने ही नहीं देते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो आपका यहाँ पर डाउनवर्ड होगा, ना कि वर्टिकल। कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। हाउएवर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंडस्ट्री का, वो यहाँ पर बेसिकली आप क्या देखते हैं कि हमारे पास जो जितनी भी अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट आ रही हैं अलग अलग फर्म्स की, उनको हम ऐड कर देते हैं, और उनको ऐड कर जो कार्टेल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज पॉइंट तक जाती है। Which of the following are characteristics of monopolistic competition? Presence of many sellers selling differentiated products, significant selling costs, advertisements incurred to create brand loyalty, firms are interdependent and take into account the reaction of rivals when setting prices, there is non-price competition। तो बताओ क्या आंसर यहाँ पर होगा। सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो हमारे पास में बहुत सारे सेलर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो यही होता है ना कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, या तो ब्रांडिंग या तो क्वालिटी या डिजाइन में चेंज्ड होते हैं। फिर ये सिग्निफिकेंट सेलिंग कॉस्ट जो है वो इनकर होती है टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। तो क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे डिफरेंशिएटेड हैं, फर्म्स यहाँ पर कन्विंस्ड हैं कि कंज्यूमर्स के जो ब्रांड्स हैं वो सुपीरियर है, और ये सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर जैसे एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग,
असेंशियल है ब्रांड लॉयल्टी के लिए और फर्म का डिमांड कर्व लेस इलास्टिक हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 यहाँ पर फर्म्स इंटरडिपेंडेंट है और टेक करते हैं इनटू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ राइवल्स व्हाइल सेटिंग प्राइसेस। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ओलिगोपोली, ठीक है। अब ओलिगोपोली में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो कि हर एक फर्म का मार्केट शेयर रिलेटिवली स्मॉल है। तो अगर एक फर्म के एक्शंस जैसे कि एक स्लाइट प्राइस चेंज हुआ अननोटिस्ड गया बाय अदर्स, तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रेदर देन स्ट्रेटेजिकली एंटिसिपेट करेंगे कि राइवल का स्पेसिफिक रिएक्शन कैसा था। स्टेटमेंट 4 में बोल रहे हैं कोई प्राइस कंपटीशन नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 तो इनकरेक्ट है हमारा, है ना, फर्म्स यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन हमने देखा कि नहीं, ये तो आपका ओलिगोपोली में रहता है। अब स्टेटमेंट 4 में प्राइस कंपटीशन जो है वो हमारा प्राइस वॉर्स की तरफ हमें ले आता है। फर्म्स प्रीफर करते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे, फ्री होम डिलीवरी, यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें बिना प्राइसेस को लोअर किए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलर्स की अगर हम बात करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी होते हैं, ओलिगोपोली में एक फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, यहाँ पर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड होते हैं, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस लो होती है, यहाँ पर हाई स्ट्रेटेजिक रिएक्शन रहते हैं। यहाँ के लिए एग्जांपल है हेयर सैलून्स, रेस्टोरेंट, यहाँ पर एयरलाइन, ऑटोमोबाइल मेकर्स, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में डिफरेंस है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, स्टेटमेंट 3, तो 1, 2 एंड 4 आपका आंसर होगा, दैट इज बी। Allocative efficiency is achieved when a firm produces at a level where, अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अलोकेटिव एफिशिएंसी कब होती है, जब रिसोर्सेज हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो पाए। और इकोनॉमिक टर्म्स में ऐसा कब होता है, जब वैल्यू जो हमारे कंज्यूमर प्लेस कर रहे हैं ऑन अ गुड, बेसिकली जिसको हम प्राइस बोलते हैं, वो किसके बराबर होगा, कितना रिसोर्सेज यूज किए इसको बनाने में, ताकि यहाँ पर, ठीक है, टू प्रोड्यूस द एडिशनल यूनिट, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास पी एमसी के बराबर क्या दिखा रही है, एफिशिएंसी दिखाती है। कैसे, देखो, अगर पी आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो कंज्यूमर्स यहाँ पर गुड्स को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं देन इट्स कॉस्ट टू मेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा उससे ज्यादा कंज्यूमर्स को पे करना होता है, और सोसाइटी केवल तभी बेनिफिट ले पाएगी अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। फिर अगर हम देखें P इज लेस देन MC, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं द गुड देन कंज्यूमर वैल्यू इट, तो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें P इज इक्वल टू MC, तो राइट अमाउंट ऑफ गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोसाइटीज पर्सपेक्टिव, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बाकी मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ में इसको कंपेयर करें, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, देखो, परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास में अलोकेटिव मार्जिन इसको अचीव करने के लिए आपको P इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आएगा। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पर इनके पास मार्केट पावर होती है और P आपका ग्रेटर देन MC होता है, ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाए, और ये अलोकेटिवली इनएफिशिएंट होते हैं। डेड वेट लॉस देखा जाता है यहाँ पर, डेड वेट लॉस, ये टर्म याद रख लेना, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछी जाए, वैसे आएगी तो नहीं लेकिन फिर भी एक पॉइंट है। अब आ जाओ ऑप्शंस में, P इज इक्वल टू ATC का क्या मतलब है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर फर्म्स अपने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। फिर ये तो हमने देख लिया, ये हमारा आंसर ही हो जाएगा। MR इक्वल टू MC, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सभी फर्म्स के लिए। तो अलोकेटिव एफिशिएंसी हमारे पास कब होगी, अगर P हमारा MR के बराबर है, अगर P MR के बराबर है और MR तो MC के बराबर है ही। MC इज इक्वल टू ATC, ये हमारा मिनिमम प्रॉफिट होगा ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमें शो करता है। आगे समझ में, चलो अब एक बार
तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास अलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस करते हैं ऑन अ गुड इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज, ताकि यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकें। अब ये आपका केवल परफेक्ट कंपटीशन में अचीव होगा। मोनोपोलीज और मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो हैं वो यहाँ पर प्राइस इनका ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है, लीडिंग टू डेड वेट लॉस। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे कर्व्स आपके बने हुए हैं। तो जैसे कि आपका ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, फिर आपके पास में एवरेज कॉस्ट कर्व जाता है, और यहाँ से आपके पास में डिमांड का कर्व आ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका एमआर कर्व रहेगा, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, ये वाली जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये आपकी डेड वेट लॉस हो जाएगी। पीडीएफ आपको दूंगी मैं एक बार, वहां से भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि हाई प्राइसेस होते हैं और एब्सोल्युटली यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई आपको देखने के लिए मिलती है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आपके कैसे होते हैं, मार्केट पावर्स के थ्रू होते हैं। प्रीटी कॉम्पिटिटिव मार्केट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। प्राइस लीडरशिप एक फॉर्म है यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की, इनफॉर्मल या टैक्टिक कॉल्यूजन की, फॉर्मल कार्टेल एग्रीमेंट की, नेचुरल मोनोपोली और मोनोप्सोनी की। तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा, राइट? तो बताओ क्या होना चाहिए। प्राइस लीडरशिप कब होती है, जब ओलिगोपोली में एक फर्म यूजुअली क्या कर रही है, जो लार्जेस्ट या मोस्ट एफिशिएंट फर्म होती है वो प्राइसेस सेट करती है और बाकी सारी फर्म्स जो हैं वो इसको फॉलो करेंगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीका है फर्म्स का कि कैसे वो अपने प्राइसेस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो लेकिन किसी फॉर्मल या फिर इलीगल एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर रहे। तो प्राइस लीडरशिप यहाँ पर डोमिनेंट फर्म की हो सकती है, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, या फिर एग्रेसिव। डोमिनेंट में क्या होगा, लार्जेस्ट फर्म होगी, है ना, सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होगा, और जैसे नेस्ले कॉफी की प्राइसेस डिसाइड कर ले, स्मॉलर फर्म्स यहाँ पर फॉलो करेंगे क्योंकि उनका यहाँ पर पावर कि वो इन्फ्लुएंस करे मार्केट को वो काफी कम होगा। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में क्या होगा, एक एक्सपीरियंस या वाइज फर्म जो कि माइट भी लार्जेस्ट नहीं हो, लेकिन वो यहाँ पर मार्केट कंडीशन में चेंजेस देखेगी, शिफ्ट करेगी डिमांड या कॉस्ट में और एडजस्ट करेगी प्राइसेस को पहले, फिर अदर्स भी फॉलो करेंगे बिकॉज ये उनको ट्रस्ट करते हैं और फर्म की मार्केट असेसमेंट हो पाएगी। एग्रेसिव एक्सप्लॉइटेटिव लीडरशिप में क्या होगा, एक पावरफुल फर्म है जो कि अपने साइज को यूज कर कर दूसरों को फोर्स कर रही है, क्या कर रही है, फोर्स कर रही है। ओके, तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे थे कि प्राइस लीडरशिप किसका फॉर्म होता है, तो यहाँ पर इनफॉर्मल या फिर टैक्टिक कॉल्यूजन का ये फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर्स ही होते हैं, ये तो स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। फॉर्मल कार्टेल आपको पता ही है कि हमारे पास में एक्सप्लिसिट रिटन या स्पोकन एग्रीमेंट्स होती हैं। प्राइस लीडरशिप आपकी कैसी है, अनरिटन होगी। नेचुरल मोनोपोली कब होती है, जब कोई एक फर्म ही पूरे मार्केट को सर्व कर रही है लोअर कॉस्ट पर, जैसे इंडियन रेलवेज, देन 2 और मोर फर्म्स। और मोनोपोली यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास में एक मार्केट है और यहाँ पर सिंगल बायर है, ठीक है, ना कि एक सिंगल सेलर। एक मार्केट है जिसमें कि बायर तो है लेकिन सिंगल बायर हमारे पास है, सेलर हमारे पास में सिंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्राइस लीडरशिप हेल्प करी है फर्म्स को कि वो जो प्रिजनर्स डायलेमा रहता है, क्या होता है, प्रिजनर्स डायलेमा, उससे खुद को बचा पाए। कैसे बचाएंगे, तो यहाँ पर वो ना एक लीडर को फॉलो करते हैं, अवॉइड करेंगे कि एग्रेसिव प्राइस कटिंग ना करें, बहुत ज्यादा प्राइस वॉर नहीं हो जाए, है ना, हाई प्रॉफिट लेवल्स को मेंटेन कर चले पूरी इंडस्ट्री के लिए, ताकि सारे फर्म सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर होगा बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द AR डिमांड कर्व आइडेंटिकल टू द MR कर्व, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर डुओपोली। तो बताओ क्या आंसर होगा, परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है यहाँ पर, जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, जिसका मतलब प्राइसेस यहाँ पर डिटरमिन इंडस्ट्री वाइड हो रहे हैं सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग, और इंडिविजुअल फर्म्स क्या करेंगे, वो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर सकते हैं इस फिक्स्ड प्राइस पर। प्राइस फिक्स्ड है, क्वांटिटी आपकी मर्जी, आप कितना बेचना चाहते हो। अब यहाँ पर AR हमारा MR के बराबर क्यों होता है, क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पर जो प्राइस पर यूनिट है वो देखना है। तो AR आपका एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू कितना है अपॉन क्वांटिटी कितनी है, राइट। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना था, प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इक्वल टू प्राइस आ गया। तो इसीलिए हमारे पास में ये हमारा AR हो गया। अब आ जाओ मार्जिनल रेवेन्यू पर।
मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल जब भी होती है तो एक एडिशनल यूनिट की बात होती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। मार्जिनल कॉस्ट ले लो, मार्जिनल रेवेन्यू ले लो, मार्जिनल कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो मार्जिनल में आप देखेंगे एक एडिशनल रेवेन्यू, जब हम कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पर सेल कर रहे हैं, वन मोर यूनिट व्हेन वी आर सेलिंग, देन एडिशनल रेवेन्यू दैट वी आर जनरेटिंग सिंस द प्राइस हमारा कांस्टेंट है ना, रिगार्डलेस कि यहाँ पर कितने फर्म्स इसको सेल कर रहे हैं, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट हम एग्जैक्टली वही प्राइस ऐड करेंगे टू द टोटल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू मेरे प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास में पी किसके बराबर है? एमआर के बराबर है, और एमआर किसके बराबर हो गया? एआर के बराबर हो जाता है। अच्छा, बाकी स्ट्रक्चर्स में ऐसा क्यों नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर क्यों होता है? तो देखो, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सब में ना फर्म्स का कहीं ना कुछ मार्केट पावर रहेगी, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। तो अगर इनको ज्यादा यूनिट्स बेचनी है तो प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, और प्राइसेस अगर कम करते हैं एक एडिशनल यूनिट को सेल करने के लिए, तो लोअर प्राइस अप्लाई करेंगे सभी प्रीवियस यूनिट जो इन्होंने सेल किया उन पर भी, जिसकी वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू गेन हुआ था लास्ट यूनिट से, वो हमेशा प्रीवियस यूनिट से कम होगा। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि आपकी प्योर मोनोपोलीज में कुछ इस तरह की लाइंस देखने के लिए मिलती हैं। ये प्राइस मेकर है, ये प्राइस टेकर है, ओके। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस आपका कांस्टेंट है हर यूनिट सोल्ड के लिए, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल होगा टू द मार्जिनल रेवेन्यू। बाकी फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कर्व जो है वो आपका बिलो द एआर कर्व आएगा। नेक्स्ट है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट which of the following describes the relationship between price, marginal revenue and average revenue? तो हमारे पास में P क्या होगा? AR के बराबर, और AR किसके बराबर होगा? मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। तो यही तो परफेक्ट कंपटीशन में अभी तक हमने समझा है ना। तो प्राइस जो है वो हमारा मार्केट डिसाइड करता है, एवरेज रेवेन्यू हमारे पास टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी हो गया है, और मार्जिनल रेवेन्यू हमें पता है, मुझसे गलती से शायद ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट हो गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मुझसे रिपीट ही हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर था जिसमें कि हमारे पास मोनोपोली भी था और परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स थे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास रिटेल और सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉफी शॉप्स, क्लोथिंग ब्रांड्स और हेयर सैलून्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स होने की वजह से कोई भी सिंगल फर्म का मार्केट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और फर्म्स यहाँ पर इंडिपेंडेंटली इंटरडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहे, जैसे ओलिगोपोली में कार्टेल बना लिया था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में मोनोपोलिस्टिक पार्ट आ जाता है, जहां पर प्रोडक्ट्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, लोकेशन और सर्विस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लो बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट, लॉन्ग रन में फर्म्स जो है वो एंटर या लीव करती है इंडस्ट्री को इजीली, ये इंश्योर करता है कि फर्म्स जो है वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न कर पाएंगी ओवर द टाइम। नॉन प्राइस कंपटीशन में प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, फर्म्स कॉम्पीट करती हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रेदर देन जस्ट लोअरिंग द प्राइसेस। अब फटाफट से ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स और मैनी सेलर्स कहां पर होंगे? परफेक्ट कंपटीशन में। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और मैनी सेलर्स अभी हमने देख लिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हैं और फ्यू सेलर्स हैं प्योर ओलिगोपोली में। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं और एक सिंगल सेलर है, तो हमारे पास में मोनोपोली होगा। हाई बैरियर्स एंट्री और एग्जिट में मोनोपोली में भी होते हैं और ओलिगोपोली में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, रियल भी हो सकता है, परसीव्ड भी हो सकता है। मैनी फर्म्स कॉम्पीट कर रही है, सिमिलर आइटम्स बेचती हैं, और कोई भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके नहीं होते। तो ये आपके लिए इमेज है। गाइस एक चीज बोल रही हूँ मैं, मेरे को ना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं आपकी पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं है, बाकी कोचिंग्स पीडीएफ डाउनलोडेबल देती हैं, बाकी कोचिंग्स ना क्लासेस नहीं देती हैं फिर फ्री। मैं सारी क्लासेस फ्री देखती हूँ, तो अगर आप यहाँ पर मान लो मेरे कोर्सेज की एग्जिट भी हो जाती है ना, आप लोग यहाँ पर एग्जाम समहाउ क्लियर नहीं होता, नेक्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, क्लासेस तो फ्री मिल रही हैं, वो तो कहीं नहीं मिलेंगी ना, वापस तो फिर यहीं आओगे, ठीक है। तो ऐसे मत किया करो यार, बहुत मतलब परेशान कर देते हैं बच्चे। बहुत महंगे कोर्सेज हैं, 2000 रुपए के कोर्सेज जिसमें 10 टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग,
ई बुक्स आपको मैं देती हूँ ऐसे डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसके बावजूद और हमारी क्लासेस तो होती ही होती हैं, करंट अफेयर्स आपके रहते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे बाकी बहुत सारा सामान और भी दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आपको बहुत सारे से क्या करना है, आपको पेपर क्लियर करना है या फिर मतलब कोई लाइब्रेरी बनानी है डिजिटल अपने पास। डिजिटल लाइब्रेरी तो फिर भी नहीं बना पाओगे, देख कर पढ़ा करो यार, हर चीज नहीं पढ़ी जाती है। मैंने एक जगह ना मतलब फिर मैं देखने गई कि मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यार जितना एग्जाम मेरा जितना क्लियर हो पा रहे हैं उतने तो मैंने आप लोग को दिए हैं चीजें, मुझे समझ में है एग्जाम्स की। ऐसा नहीं है कि मैं कल आ गई हूँ उठकर और ठीक है यार मेरे को लगता है इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है पढ़ा देती हूँ, ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। आई हैव गिवन एग्जाम्स, द पर्सन एसोसिएटेड विद मी जो यहाँ पर आपके सर हैं उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, हम लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, वी नो क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, वैसे तो मैं कुछ चीजें रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं डेफिनेटली इतना बोल सकती हूँ कि वो वाली आदत नहीं है कि यहाँ पर लिख के शू करें ओके नाउ आई विल टीच यू बेसिक्स ऑफ एस्से। और मैंने किसी से नहीं बोला था कि मैं एमसीक्यू क्लासेस बिल्कुल भी आपको देने वाली हूँ या इनकी पीडीएफ देने वाली हूँ, फिर भी मैं दे रही हूँ ना। इतने हार्डवर्क आपको बता दो अगर कोई फ्री में दे रहा हो। लोग ना क्या करते हैं पहले फाउंडेशन बैच निकालते हैं, फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू बैच निकालेंगे, फिर एमसीक्यूज कराएंगे, फिर क्रैश कोर्स बैच निकालेंगे। जैसे क्रैश हो रहे होते ना तो 10,000 बच्चे पढ़कर उनसे 2 बच्चे नहीं पास कर रहे होते। थोड़ा सा समझा करो यार, बहुत इरिटेट कर देते हो ऐसी चीजें बोल बोल कर। और एक और चीज़ है, मेरे पास बच्चे डिस्क्रिप्टिव के आंसर राइटिंग्स भेजते हैं। आज तक मैंने किसी बच्चे से नहीं कहा होगा अच्छा आपने हमसे कोर्स खरीदा है या टेस्ट सीरीज खरीदी है तभी मैं चेक करूँगी, वरना नहीं करूँगी, हमारी टेस्ट सीरीज लो। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं बता देती हूँ हाँ हमारी है, लेनी है लो मत लो, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। कुछ चीज़ें नहीं करूँगी मैं अपनी पीडीएफ बिल्कुल भी डाउनलोडेबल नहीं करूँगी, बहुत हार्ड वर्क लगा था। पिछली बार सारी की सारी सेल होके मेरे पास मार्केट में आ रही थी, मैं नहीं करूँगी। सिंपल सी मैं एक बात सिंपल बता रही हूँ, पीडीएफ डाउनलोडेबल नहीं होंगी और जहां हो रही है वहां से खुद देख लेना डाउनलोड वो कौन सी समरी शीट्स करवाते हैं, किस पर्सपेक्टिव से कराते हैं। अभी आप बच्चे हो ना आपको ये सब लगता होगा, ठीक है 5-6 साल के बाद में ना समझ में आएगा कि अरे यार कितना बड़ा गेम खेला गया, फिर बुरा लगेगा। ये क्लासेस ना आज देख रहे हो, आज से 5 साल बाद भी देखोगे, ठीक है। मन किया चलो सेबी निकल गया, आरबीआई देखना है, आरबीआई की क्लासेस आगे देखने के लिए मिलेंगी, क्लासेस फ्री में मिलेंगी और क्वालिटी है। ऐसा कोई क्लास नहीं है कि भाई मैंने मन से नहीं पढ़ाया हो, सोच समझ के नहीं पढ़ाया हो। खुद भी सोच रहे मेरे कितने एफर्ट्स लग जाते हैं, मैं कभी किसी से। और जब चैनल शुरू किया था तब भी बिल्कुल मोनेटाइजेशन नहीं था। आज भी इस चैनल से मेरे ख्याल से 15-20 हजार रुपए मुश्किल से आए हुए होंगे, ठीक है, जिसकी पेमेंट तो अभी तक खैर आई भी नहीं है। तो इतना तो बिल्कुल यार मत किया करो, मुझे ऐसा कोई पैसे वैसे का लालच नहीं है, देना है दो, नहीं देना मत दो, फ्री में पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्टूडेंट ने बोला था मैम कॉस्टिंग के वीडियो में एड्स बहुत आ रहे हैं, मैंने तुरंत हटा दिया था वहां से ऐड, उसको जिस भी वीडियो में इशू आ रही थी। मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है यार, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोनोपोली। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोनोपोली जो है वो आपका क्या रहता है। यहाँ पर फर्म का डिमांड कर्व इज सेम एज द मार्केट डिमांड कर्व, फर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन ड्यू टू बैरियर्स टू एंट्री। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका अबव द एवरेज कर्व आता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। बताओ कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट होंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात हो रही है कि एक मोनोपोली है, यहाँ पर एक सेलर होता है पूरे मार्केट में, देयरफॉर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा क्योंकि फर्म जो है, ठीक है, यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं बन रहा, डिमांड जो है फर्म के प्रोडक्ट की वो एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि मार्केट की डिमांड है। और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर बोल रही है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं लॉन्ग रन में ड्यू टू बैरियर्स टू एंट्री, तो ये भी करेक्ट है, हाई बैरियर्स रखते हैं, पेटेंट कंट्रोल रखेंगे रिसोर्सेज का, हाई सेटअप कॉस्ट, जैसे कैंसर मेडिसिन पर इतनी बार हमारा डिस्कशन होता है तो वो सारे इश्यूज आते हैं। नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंट्री कर नहीं पाएंगे और वो हमेशा प्रॉफिट से अवे रहेंगे। मोनोपोलिस्ट यहाँ पर सस्टेन करने के लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लॉन्ग रन में। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व आता है, तो अगर एक मोनोपोलिस्ट यहाँ पर मोर यूनिट सेल कर रहे हैं, इनको लोअर करना है इनका प्राइस, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है, ठीक है, क्या होगा आपका जल्दी नीचे गिर जाएगा देन द एवरेज रेवेन्यू। कॉन्सिक्वेंटली एमआर कर्व जो होगा वो आपका अबव रहेगा बिलो द एआर डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एमआर कर्व जो है वो हमेशा बिलो रहेगा एआर कर्व के, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका जो देखो ये बोल रहे हैं ना स्टेटमेंट 3 कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका लाइज अबव, अबव नहीं होगा, ये आपका बिलो होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकली भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से समझो, अगर एक मोनोपोलिस्ट चाहता है कि भाई वो 2 यूनिट्स बेचे इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है, अब उन्होंने अपने प्राइसेस को कम कर दिया, लेटस से 10 रुपीज का था प्राइस, 9 रुपीज का कर दिया। अब टोटल रेवेन्यू 1 यूनिट में इनको कितने का मिल रहा था यहाँ पर 10 रुपीज का, और 2 यूनिट्स में कितना मिलेगा 18 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू इनका 8 रुपीज हो गया, जो चेंज इन रेवेन्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है। और एवरेज रेवेन्यू प्राइस इनका कितना हो गया, वो तो अगेन 9 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या देखोगे आप कि आपके पास में जो 8 रुपीज है, 8 रुपीज क्या थे आपके मार्जिनल रेवेन्यू था, मार्जिनल रेवेन्यू लेस हो गया एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। तो एमआर किसके बिलो है, एआर के बिलो होगा। तो मोनोपोली में आपके पास सेलर एक होता है और डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, रिलेशनशिप कर्व की एआर आपका ग्रेटर देन एमआर होगा, और लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास में ये कर्व्स हैं, आप एक बार इन्हें देख सकते हैं, यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉस। The kinked demand curve model in an oligopoly explains price leadership by the dominant firm, price rigidity, sticky prices, collusion between firms, perfect competition among firms, how a monopolist maximizes profit। तो देखो किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल जो होता है, ये यहाँ पर पॉल ट्वीजी लाए थे, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये जो प्राइसेस हैं किसी भी ओलिगोपॉली में वो स्टेबल रहेंगे या फिर स्टिकी रहेंगे, इवन जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो प्राइसेस हैं ये रिजिड क्यों होते हैं, मॉडल हमारा किसके ऊपर बेस्ड है कि कैसे हमारे राइवल्स बिहेव कर रही हैं। तो अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को रेस करेगी, कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, फर्म यहाँ पर एक लार्ज मार्केट शेयर को लूज कर देगी, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो हाईली इलास्टिक हो जाता है। अगर एक फर्म लोअर करती है अपने प्राइसेस को, तो कॉम्पिटिटर्स फॉलो करेंगे इमीडिएटली, अवॉइड करेंगे लूजिंग कस्टमर्स, ठीक है, एंड देन जो फर्म होगी उसको बहुत ही लिटिल एक्स्ट्रा सेल्स करने के लिए मिलेंगी, ठीक है, समझ में आया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो कैसा हो जाएगा आपका इनइलास्टिक हो जाएगा। तो इन्हीं वजह से यहाँ पर एक किंक जो है वो आपका बन जाता है। ओके, क्लियर है। एक फर्म है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसके पास में कुछ ऐसा कॉस्ट डेटा है, मार्केट प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट जो 40 रुपए 100 यूनिट्स पर, 50 रुपए 110, 60 रुपीज में 120 यूनिट्स। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फर्म्स यहाँ पर क्या करेंगी, देखो अगर कोई फर्म है जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो इसका गोल क्या है, प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अब अगर 100 यूनिट्स बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट आपकी 40 रुपीज है, तो मार्केट प्राइस यहाँ पर आपका 50 रुपीज है, ठीक है। फर्म 10 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न कर रही है फॉर द नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस, तो ये प्रॉफिटेबल है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ता रहे। 100 उसमें जाओ आप, तो 100 में आपका जो यहाँ पर एमसी है वो 50 है, एमआर आप एमपी आपका 50 है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस के बराबर आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्रॉफिट हमने अचीव कर लिया जहां पर हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। 120 पर आ जाओ, यहाँ पर 120 यूनिट्स है, 60 रुपीज का प्राइस है, एमसी आपका राइज करेगा टू 60, तो मार्केट प्राइस आपका केवल 50 रुपीज है, फर्म यहाँ पर 10 रुपीज लूज कर देंगे ऑन एवरी यूनिट प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म एक प्राइस टेकर है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका हमेशा मार्केट प्राइस के बराबर होगा। यूनिवर्सल रूल यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एमआर इज इक्वल टू एमसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए 50 इक्वल टू 50 हो जाएगा। हम 110 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्म इंश्योर कर रहे हैं कि इसने सभी अवेलेबल प्रॉफिट यहाँ पर कैप्चर करे हैं विदाउट इनकरिंग द मार्जिनल लॉसेस। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, एक वर्टिकल डिमांड कर्व है, या स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कोर रीजन है कि भाई क्यों हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर होता है परफेक्ट कंपटीशन से। ये प्रोडक्ट्स आपके आइडेंटिकल नहीं है, ब्रांडिंग, क्वालिटी, फीचर्स की वजह से फर्म एक डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर यहाँ पर गेन करते हैं ओवर देयर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो कर्व है वो ये शेप क्यों ले रहा है? सबसे पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, फर्म यहाँ पर प्राइस टेकर तो बनी नहीं, वो हमेशा प्राइसेस को रेस करेंगे और यहाँ पर जो उनके कस्टमर्स हैं उनको लूज नहीं करेंगे, अनलाइक इन परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि कुछ कस्टमर्स यहाँ पर अपना स्पेसिफिक ब्रांड्स को चूज करते हैं, आपको भी पता है, जैसे हम मोबाइल फोन्स में कर लेते हैं ऐसा बहुत बार। तो कन्वर्सली यहाँ पर ज्यादा सेल करने के लिए प्राइसेस को लोअर करना पड़ेगा। रिलेटिवली इलास्टिक में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, स्टिल बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड एक फर्म अपने प्राइसेस को रेस करती है, ठीक है। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स स्विच कर जाते हैं राइवल ब्रांड के पास में, जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर हो जाता है, ज्यादा इलास्टिक हो जाता है देन दैट ऑफ अ प्योर मोनोपोलिस्ट जिसके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो हमने देख लिया कि एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास में यहाँ पर डिमांड कर्व होता है। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने के लिए मिलता है। इन इलास्टिक डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं या फिर एक वर्टिकल डिमांड कर्व की, तो इन इलास्टिक या वर्टिकल कर्व का क्या मतलब है कि कंज्यूमर्स को प्राइस चेंज का फर्क ही नहीं है। तो मार्केट में कंज्यूमर्स तो बहुत सेंसिटिव होते हैं प्राइसेस के लिए क्योंकि उनके सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं। एंड देन स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस में कोई भी हमारे पास में ऐसा कब हो सकता है जब कार्टेल्स बना रहे थे, ओलिगोपोली थी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं रेदर देन कि वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली अपने जो राइवल्स हैं उन्हें यहाँ पर देखकर चलें। समझ में आ गया? समझ में आया ना यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल होता है, मोनोपोलिस्टिक में डाउनवर्ड स्लोपिंग और फ्लैटर होता है, मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्टीपर होता है। मोनोपोली में कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्टीपर होता है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग और फ्लैटर होता है कर्व, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए कुछ इमेजेस हैं, देखना चाहो तो, वरना कॉन्सेप्ट क्लासेस से पढ़ सकते हो। कोर्स खरीदा है तो पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ के ग्राफ से ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट भी वहीं से समझा है। Which of the following conditions are necessary for price discrimination to be successful? अगर एक फर्म यहाँ पर सक्सेसफुली चार्ज करेगी अलग अलग प्राइसेस अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि फर्म्स के पास में सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर होनी चाहिए, ये सेपरेबल होने चाहिए विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल और आर्बिट्रेज, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कर्व की जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए सभी मार्केट्स में। देखो पहला यहाँ पर फर्म जो है वो एक प्राइस मेकर है, तो फर्म यहाँ पर अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं तो यहाँ पर उनके पास कोई ऐसा चॉइस नहीं है कि वो डिसाइड करें, प्राइसेस को सेट करें। फिर दूसरी कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि मार्केट सेपरेबल होते हैं विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल और आर्बिट्रेज, तो फर्म यहाँ पर आर्बिट्रेज को प्रिवेंट कर पाती हैं। कंज्यूमर्स बाय करते हैं प्रोडक्ट को चीपर मार्केट में एंड रीसेल करते हैं एक्सपेंसिव मार्केट में, तो फर्म यहाँ पर अपनी एबिलिटी की जो प्राइस डिफरेंस है उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उस एबिलिटी को लूज कर देंगे। मार्केट यहाँ पर इफेक्टिवली सील्ड होने चाहिए, ठीक है। और कंडीशन 3, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी सेम इन ऑल मार्केट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही हम इसलिए कर रहे हैं कि जहां पर हम हायर प्राइसेस रख सकते हैं और लोग हायर प्राइसेस पर खरीदने के लिए तैयार भी रहेंगे। इन इलास्टिक डिमांड है, कितना भी प्राइस बढ़ा दो लोग खरीद ही लेंगे। और यहाँ पर एक जगह इलास्टिक डिमांड है कि जितना ज्यादा प्राइस कम उतना लोग उसको चूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ही आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द शटडाउन पॉइंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन अकर्स व्हेन द प्राइस फॉल बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे पास में शटडाउन पॉइंट कौन सा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए शॉर्ट रन में। देखो अगर एक फर्म ऑलरेडी अपने फिक्स कॉस्ट पे कर चुकी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेंट, मशीनरी, तो ये हमारी संक कॉस्ट हो गई, मीनिंग की फर्म यहाँ पर इनको तब भी पे करेगी अगर वो प्रोडक्शन करे या ना करे, राइट। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है कि अपने यहाँ पर अकाउंट्स जो है, ठीक है, या फिर अपने आप को यहाँ पर ओपन रखना है, फर्म ओपन रहेगी, तो वो आपका कैसे हो सकता है?
एंटायरली वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या फर्म अपना जो सेल कर रही है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो डिसीजन कैसे होता है, अगर प्राइसेस मेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हैं तो फर्म यहाँ पर ओपन रहेगी इवन अगर ये लॉस बना रही है। मतलब यहाँ पर प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से तो कम है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आपके खर्चे को कवर कर पा रही है। हो सकता है लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट भी आप कवर कर लोगे। तो हर एक यूनिट जो आपने सेल की है वो ज्यादा मनी टवर्ड्स पेइंग ऑफ दोस फिक्स्ड कॉस्ट कवर करती जाएगी। अगर प्राइस आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो ये शट डाउन पॉइंट हो गया जहां पर फर्म्स जो है वो इंडिफरेंट हो गई। आप ओपन रखोगे लॉसेस होते रहेंगे और अगर आप क्लोज डाउन कर दोगे तो भी वो लॉसेस होने हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्राइसेस आपके लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो इमीडिएटली शट डाउन कर दो। अगर अब ओपन रहे तो बहुत पैसा गवा दोगे एंड यहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट से भी ज्यादा का लॉस हो जाएगा और डेली एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के आप कवर भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। एटीसी पर आप ब्रेक इवन पॉइंट पर होते हो, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर इसके नीचे चले जाओगे तो फर्म एक इकोनॉमिक लॉस बनाएगी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि शट डाउन करे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए इररेलेवेंट है, ये तो यहाँ पर हमेशा डिक्लाइन ही करेगा जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ता जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मार्जिनल कॉस्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर ये बताता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और एवरेज वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट ये बताता है कि क्या हमें प्रोडक्शन करना भी है या नहीं करना। और टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये हमें टोटल लॉस बता देता है जैसे एवरेज टोटल कॉस्ट बताता है, क्योंकि इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो एक इकोनॉमिक लॉस होगा। नेसेसरली जरूरी नहीं है कि हम शट डाउन ही करें, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई कर्व था ना, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो होता है वो एक्चुअली इसकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर होता है, ठीक है। द ओनली पोर्शन जो यहाँ पर अबव द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा कर गई थी बट मुझे थोड़ा एकदम फ्रस्ट्रेशन सा हो गया था, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ पर ना मैं आप लोगों के थोड़े बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वगैरह चेक कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा प्लीज एक्सपेक्ट मत करना बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी भेज रहे हैं मेरे पास में। तो अगर आपको एक या दो ऐसे भेजने तो वो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं। आई विल रिव्यू देम, ठीक है, बट एक या दो ही देना, ऐसे या पूरा पेपर भी दे सकते हो। आई विल रिव्यू एंड प्रोवाइड द फीडबैक। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। टेलीग्राम पर ही भेज पाओगे मुझे, ठीक है, टेलीग्राम पर ढूंढना मुझे आसान है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।